ऐसा कहा जा सकता है सिवान का एक छोटा सा लड़का एक बड़े अपराधी के रूप में उभर के सामने आया। उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी जिसके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उसको थाने में घुस के थाना प्रभारी के रूम में उसने उसको गोली मारी थी, लेकिन FIR अज्ञात क्यों नहीं हुआ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका टेरर कैसा था। ये कह सकते हैं कि सिवान में एक भी दुकान नहीं थी जिसमें उसकी तस्वीर ना लगी। He was worshipped like a god। उसके आतंक का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि कितना टेरर था उसका, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे, किसी का झंडा नहीं दिखता था। शहाबुद्दीन यस, जेलर की कुर्सी पर बैठकर और जनता दरबार लगाया करता। शहाबुद्दीन जेल के अंदर किसी को जाने आने की छूट थी। लोग कोर्ट में मामले नहीं जाते थे। अगर किसी के साथ विवाद हुआ या कोई जमीन विवाद हो या कोई तरह की बात है तो लोग कोर्ट में या थाने में नहीं जाते थे। ये मामला शहाबुद्दीन के पास जाता था और उसने जो फैसला सुना दिया वो सबको माना। सतीश और गिरीश नाम था उसका, दोनों भाई का। तो उसको किडनैप करके ले गए। उसका एक और छोटा भाई था, राजी मोहन शायद नाम है उसका, मुझे याद आ रहा है। तो उसको भी किडनैप करके ले गए और उसकी आंखों के सामने दोनों भाइयों को, गिरीश और सतीश को, एसिड से नहला के उसकी हत्या कर दी, तेजाब से। और शहाबुद्दीन के लोगों ने SP को खदेड़ दिया था। सड़क पर, सिवान की सड़कों पर SP भागते नजर आए जान बचाकर। शहाबुद्दीन से प्रदेश के पुलिस का मुखिया DGP भी डरता था। बिल्कुल। आपने को मैंने कहा ना कि RR प्रसाद DGP थे जिनकी हिम्मत नहीं हो सकी कि ऑपरेशन के बाद वो सिवान में हेलीकॉप्टर से लाए गए। और आप ये भी बता रहे हैं कि अगर उस दिन यूपी पुलिस का बैकअप नहीं आता तो ये बचते नहीं बिहार पुलिस के। यस, बिल्कुल। बिहार पुलिस के जितने जवान थे मारे जाते, इंक्लूडिंग SP। भाग गए थे। तो गोलियां चलने लगती हैं। मुझे बच्चू सिंह मीना ने बताया था कि जब गोली साए निकलने लगे अगल बगल से, तो तब आपको लगेगा कि मौत सामने दिख रही है। एक ऐसा बाहुबली जो ना सिर्फ निर्दलीय विधायक बनता है बल्कि अपने बाहुबल के दम पे लगातार 4 बार सांसद बनता है और उसी दम से एक ऐसी सरकार जो नहीं बनने वाली थी उसे बनवाता है और सरकार 5 साल चल जाती है। ये कहानी है मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ज़माने में बिहार उससे कांपता था, उसके नाम से डरता था और सीवान में तो उसके नाम का सिक्का चलता था। जो उसके खिलाफ गया उसके सीने को पीतल से भर दिया गया तो कभी तेजाब से जला दिया गया। ये शहाबुद्दीन की कहानी है जिसे बहुत सारे लोग उसके इलाके के रॉबिन हुड मानते हैं। तो कईयों ने कहा उसके संबंध डॉन दाऊद इब्राहिम से थे, कईयों ने कहा कि वो इतना ग्लैमरस था कि उसके आसपास जो सेना चलती थी उसके लिए लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहती थी। कईयों ने कहा कि वो पुलिस के साथ उसकी ऐसी अदावतें रहीं जिसकी बानगी दुनिया में खोजे नहीं मिलेगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ये है खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच की खास सीरीज 12 बोर। तो सवाल है, मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी सुनाएगा कौन? पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जो 1989 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने, उसके बाद 1996 से लेकर के 2004 तक वो लगातार सिवान से MP बनते आए और तब तक MP बने जब तक उनको सजा नहीं हो गई। लेकिन माननीय सांसद के पीछे जो एक अपराधी था, जो उसके पीछे गैंगस्टर था, जिसका एक साम्राज्य चलता था, उसकी कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ हैं रमा शंकर सर, जो लगातार इतने दिनों से बिहार की राजनीति, क्राइम सबको कवर करते आ रहे हैं। अभी सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, और सर ने लंबे समय शहाबुद्दीन को कवर किया। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे सर शहाबुद्दीन की कहानी को? मैं ये बताना चाहूँगा कि शहाबुद्दीन ने क्राइम की दुनिया में कैसे कदम रखा जी। ऐसे शुरुआती दिनों में तो एक सामान्य युवक की तरह गांव में रहना, फिर सिवान के स्कूल में पढ़ना। उसके पिताजी एक कोर्ट में, जो सिवान कोर्ट है, उसमें मुंशी का काम किया करते थे। मैं उनसे भी मिला हूँ। अच्छा। हाँ, उनके पिताजी से भी मिला। बहुत ही साधारण किस्म के व्यक्ति और नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि वो शहाबुद्दीन के
पिता हैं। साइकिल से जाना आना, कोट। और अच्छा। हाँ, एकदम उनकी माँ को मैंने देखा है दरवाजे पर गेहूँ को फटकते हुए, मतलब अन्न को उनसे धूल निकालते हुए, सब समय मैंने देखा है शहाबुद्दीन का। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक गांव का नवयुवक कैसे शहाबुद्दीन बना, जिसको लोग शहाबुद्दीन के नाम से नहीं सिवान में बोलते थे। उनको ऐसा नहीं कहा जाता था कि वो शहाबुद्दीन है, उनको साहब लोग कहते थे। साहब, नोन एज साहब। शहाबुद्दीन किसी ने नहीं कहा उसको। तो मैंने देखा है कैसे ये हुआ। मैंने एक बार पूछा था उनसे कि आप क्राइम की दुनिया में कैसे आ गए, तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे कुछ वहाँ के जो आप कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास ज़मीन काफ़ी थी, और जो आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट पार्टीज़, उस समय जो माओवादियों का ये था, उसका डर था उनको ज़मीन कब्ज़े का। तो एक नवयुवक ऐसा मिला जो उनके खिलाफ लड़ सकता था, जो लेफ़्ट जो विंग के लोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता रखता था। तो शहाबुद्दीन ने मुझे इंटरव्यू के दौरान बताया था कि पैसे से लेकर हथियार तक की सारी व्यवस्था वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने की थी। सवर्ण बिरादरी के लोग। सवर्ण बिरादरी के लोग, जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी, लैंडेड प्रॉपर्टी काफ़ी थी। तो शहाबुद्दीन को शहाबुद्दीन बनाने वाले वहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं। और अब नवयुवक जब उसे ताकत का एहसास हुआ, तो एक खूंखार अपराधी के रूप में उभर कर आया। मैं ये बताना चाहूँगा कि 17 और 18 साल की उम्र में पहला क्राइम उसने किया था मारपीट का, जो हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, और वहाँ से उसका इतिहास शुरू हो जाता है शहाबुद्दीन का। आप ये कह सकते हैं कि सिवान जो जगह है, जिसका इलाका आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो न सिर्फ सिवान बल्कि पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश भी उस समय उसके प्रभाव में आ गया था। और छोटे छोटे जो लोग हैं उसके गांव में, जो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं, वो उनको सपोर्ट करते थे। मुस्लिम का सपोर्ट शुरू के दिनों में नहीं था उसको हिंदू जो समुदाय से आने वाले लोग हैं उन्होंने उसकी मदद की है, और उसके लिए वो काम करता था। तो आप ये कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन जो एक छोटा सा अपराध करके, और आप कह सकते हैं बेताज बादशाह बना, न सिर्फ सिवान का बल्कि पूरे बिहार का। और बिहार ही नहीं, उसके बारे में बताया जाता है, पुलिस ये में रिपोर्ट में है, डीपी ओझा साहब डीआईजी हुआ करते थे तिरहुत रेंज के, उन्होंने शायद 200 पन्ने की एक रिपोर्ट सबमिट की थी बिहार सरकार को, जिसमें उसके लिंक्स के बारे में बताए गए हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से और आर्म्स सप्लायर्स से उसका कनेक्शन था। तो आप कह सकते हैं कि बिहार से लेके और उसका नाम भी आप कह सकते हैं दाऊद गैंग से जुड़ा, हथियार सप्लाई को लेकर के। तो वो ऐसा कहा जा सकता है कि सिवान का एक छोटा सा लड़का एक बड़े अपराधी के रूप में उभर के सामने आया। मैं ये आपको ले चलना चाहूँगा उस दौर में। मैंने इलेक्शन कवर किया है जब वो अपराध की दुनिया में लोग ऐसे एफआईआर नहीं हुआ, उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी, जिसके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उसको थाने में घुस के थाना प्रभारी के रूम में उसने उसको गोली मार दी थी, लेकिन एफआईआर अज्ञात के विरुद्ध हुआ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका टेरर कैसा था सिवान में। एक थाना अध्यक्ष की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको नेम्ड एफआईआर ये करे, और उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। एक हैं चंद्रकेश्वर, ये किस साल की बात है सर? ये
आपको 95-96 के आसपास की बात है। तो 95-96 में ही वाज एमएलए। हाँ, एमएलए। लेकिन पहला चुनाव जो उन्होंने लड़ा 89 में। हाँ, ये निर्दलीय के रूप में। जी। और 95 में भी वो उस समय आप जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़के ये हुए थे। पहली बार तो वो आपको जीरादेई से चुनाव लड़े और जीत के आए निर्दलीय विधायक के रूप में। बाद में जनता दल, जो लालू यादव की पार्टी आप कह सकते हैं, जिसमें उस समय तो नीतीश कुमार वगैरह सब लोग थे, तो 95 में इलेक्शन ये किए। और बाद में 96 में पहली बार वो सांसद बने सिवान से। इसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 96 के बाद 98, 99 और 2004 लगातार 4 बार सांसद वहाँ से चुने गए। और इसके बाद तो फिर जेल की कहानी शुरू हो जाती है और अंत में उनका ये होता है। तो मैं एक 2-3 घटना का जिक्र करना चाहूँगा। खासकर एक जो पहला जिस केस में मैं वहाँ गया था, उस समय एक अंग्रेजी अखबार के लिए ही काम कर रहा था। जब फर्स्ट कन्विक्शन हुआ था छोटे लाल गुप्ता किडनैपिंग का मर्डर केस। उस छोटे लाल गुप्ता एक CPI-ML का एक्टिविस्ट हुआ करता था। उसकी हत्या हुई थी। उस किडनैपिंग के बाद उसकी हत्या हुई, लेकिन उसका बॉडी नहीं मिला। लेकिन चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर तत्कालीन कोर्ट ने उनको सज़ा दी, जिसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई। और उसी केस में मैं गया था। जब जिस दिन सज़ा कोर्ट से सुनाई गई थी, मैं सिवान में मौजूद था। शहाबुद्दीन का वो जलवा, मतलब ये कह सकते हैं कि सिवान में एक भी दुकान नहीं थी जिसमें उसकी तस्वीर ना लगी हो। ही वॉज वर्शिप्ड लाइक ए गॉड। एक ईश्वर की तरह उसकी पूजा होती थी। एक दुकान नहीं जिसमें उसकी तस्वीर ना हो। हर कम्युनिटी के लोग, हर कम्युनिटी के लोग। और इलेक्शन के दौरान उसके आतंक का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि कितना टेरर था उसका, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे, किसी का झंडा नहीं दिखता था घर पर। झंडा नहीं लगा सकते थे आप सिवान में। वो खौफ था उसका और चुनाव जीतता आया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटे लाल गुप्ता किडनैपिंग का मर्डर केस में जो कन्विक्शन हुआ, तो जिसकी तूती बोलती थी वहाँ सिवान में, उस दिन सिवान सुनसान था। सड़कें वीरान थी। उसके सपोर्टर्स कहाँ थे पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने वो लिखा कि शहाबुद्दीन का वो समय कि जेल में जब दरबार लगता था, जेल ही यूज्ड टू होल्ड दरबार इनसाइड द जेल। सिवान जेल में जब वो थे तो लोग, फरियादी लोग उनसे मिलने जाते थे। एंड ही यूज्ड टू सिट in the chair of the jailer and jail superintendent. शहाबुद्दीन, यस, जेलर की कुर्सी पे, जेलर की कुर्सी पर बैठकर और जनता दरबार लगाया करता था। शहाबुद्दीन जेल के अंदर किसी जाने आने की छूट थी लोगों को। और उसी को लेकर के जब ये एक सुधीर कुमार DSP थे, जब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो उनको धमकियां दी गई। लेकिन वो DSP अपनी जान को हथेली पर रख के उसने शहाबुद्दीन को जेल के अंदर पूरी पिटाई की। और इसके बाद उसको वहाँ से बाद में हटाया गया क्योंकि थ्रेट था उसको। लेकिन उसने पहली बार एहसास कराया कि प्रशासन क्या होता है। कौन से साल में? ये 2006 की बात है, 2006 की बात है, जब वो सुधीर कुमार DSP जेल के अंदर जाकर और ये दरबार लगवाना बंद करवा दिया उसने। उस पिटाई की उसकी। इसका वहाँ से उसका तबादला किया गया सिवान से। तो वो समय कि जेल के अंदर दरबार लगाना, आप इमेजिन कर सकते हैं। जेल किसके लिए है? शहाबुद्दीन के लिए जेल तो था नहीं। तो जेल कहने के लिए था कारावास, जहाँ दरबार लग रहा हो, लोगों की फरियाद सुनते हो। और यही सब जो है उसको उसने रॉबिन हुड के रूप में प्रसिद्ध कर दिया कि जनता। और कोर्ट में मामले नहीं जाते थे। अगर किसी के साथ विवाद हुआ या कोई ज़मीन विवाद हो या कोई तरह की
बात है तो लोग कोर्ट में या थाने में नहीं जाते थे, ये मामला शहाबुद्दीन के पास जाता था और उसने जो फैसला सुना दिया वो सबको मानना ही था। नहीं मानेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या होगा। जैसे एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, चंद्रकेश्वर प्रसाद सिंह प्रसाद थे, सिंह नहीं शायद लिखते हैं, चंद्रकेश्वर प्रसाद, उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उनके शहाबुद्दीन के कुछ गुर्गे वहाँ आए थे कुछ सामान लेने के लिए, उसको लेकर के तो मैं कुछ ऐसा हुआ और इसके बाद उनके जो दुकानदार जो चंद्रकेश्वर उर्फ चंदा बाबू तो उन लड़के ने उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की, जैसा कि लोग बताते हैं कि मारपीट कर दिया, ऐसा किया। वो फिर गया और अपने लोगों के साथ फिर लौट के आया। उन दोनों भाइयों को सतीश और गिरीश नाम था उसका, दोनों भाई का, तो उसको किडनैप करके ले गए। उसका एक और छोटा भाई था, राजीव मोहन शायद नाम है उसका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उसको भी किडनैप करके ले गए और उसकी आंखों के सामने दोनों भाइयों को, गिरीश और सतीश को, एसिड से नहला कर उसकी हत्या कर दी गई, तेजाब से। और वो देखता रहा किसी तरह, वो उसको इसलिए छोड़ा जिंदा कि जाके वो बताए कि सज़ा कैसे दी जाती है। लोग ये बोलते हैं कि शायद इन दोनों भाइयों ने एसिड फेंक दिया था उनके शहाबुद्दीन के गुर्गों पर, तो उसका बदला ये किया कि तुमको हम एसिड से नहला के ही तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो ये उनकी, और 2016 में जहाँ तक मुझे याद है कि चूँकि ही वॉज एन आई विटनेस उस डबल मर्डर केस में, तो उसकी भी हत्या हो गई। जो थर्ड, ये वो केस था जिसने शहाबुद्दीन की पूरी राजनीति और पूरा करियर को चौपट किया। मैं आपको बता रहा हूँ, चंदा बाबू ने मुझसे कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि जब मेरे लड़कों की हत्या हुई, 2 लड़के की हत्या हुई, तो मैं एसपी साहब से मिलने गया था। एसपी साहब ने कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम सिवान से बाहर चले जाओ। और इतना ही नहीं, वो बिहार के डीजीपी से मिलने के लिए आए थे, बिहार के तमाम आला अधिकारी से मिल के वो गए। सब ने कहा कि आप की कुछ सहायता नहीं हो सकती है। प्रशासन पंगु था, शहाबुद्दीन के नाम से लोग वहाँ कांपते थे। इसका मैं प्रमाण ये दे सकता हूँ कि द देन एसपी ऑफ सिवान एसके सिंघल साहब, 1996 की घटना है, दिन दहाड़े शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के लोगों ने एसपी को खदेड़ दिया था सड़क पर। सिवान की सड़कों पर एसपी भागते नजर आए जान बचाकर। आप अनुमान लगा सकते हैं उस जिला के आम जनता की क्या बात की जा सकती है जब वहाँ का एसपी ही सुरक्षित नहीं हो और उसको खदेड़ दे कोई अपराधी। ये तो आप अनुमान ही लगा सकते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर भाग रहा है और उसको खदेड़ रहे हैं लोग। और बाद में उसने बताया था कि मुझे उसे जान से तो मारना नहीं था, मुझे तो केवल डराना था। उसने कहा था कि मुझे तो डराना था उसको, और उसमें वो सफल हुआ। एक बार फिर अगर एसपी को खदेड़ दे तो जिला में मैसेज चला जाएगा कि साहब एसपी साहब ही भाग रहे हैं, आम लोगों की बात क्या करना है। तो ये शहाबुद्दीन का दौर था। मैं मतलब आप बारी बारी से सारे, एक तो आपने खाका खींच दिया कि शहाबुद्दीन क्या था और कहाँ से आपने पहला क्राइम 1995 एमएलए बनने के बाद और 2016 तक के मेजर क्राइम्स बताए। मैं कुछ और घटनाओं पे आपसे सवाल पूछता रहूँगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो चुनाव कैसे जीतना शुरू हुआ कि एमएलए बन गया, चलो ठीक है, 1 बार 2 बार, लेकिन 4-4 बार एमपी कैसे शहाबुद्दीन जीतते रहे? इसका कारण है कि रोबिन हुड वाला जो ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो गरीब लड़कियों की शादी करवा देना, है ना। अगर कोई ऐसा परिवार है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसकी शादी कर देना, कुछ गरीब लोगों को कुछ और डोनेशन दे देना, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डोनेट कर देना। ये सब मतलब ये था, जन कल्याण के माध्यम से उसने अपने इमेज को बदलने की कोशिश की थी। और सपोर्टर
देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से ये कहना उचित नहीं होगा कि उसके सपोर्टर्स नहीं थे, सपोर्टर्स तो थे ही, लेकिन खौफ, किसी की हिम्मत नहीं। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी विरोधी पार्टी का झंडा अगर वहाँ नहीं दिखे, एक बीजेपी के वहाँ कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने घर पर झंडा लगा दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी हत्या की गई थी। कई हत्याएं हुई हैं सिवान में। जिसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसकी आवाज़ को शांत कर दिया गया। माले के कई कार्यकर्ता मारे गए इसमें। कई माले के कार्यकर्ता मारे गए, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने कहा ना कि आपको ये जो छोटे लाल गुप्ता CPIML का एक एक्टिविस्ट था, वो मारा गया था। हाँ, माले चूँकि वहाँ उसकी जड़ें मजबूत थी, और ये तो लैंडलॉर्ड्स की तरफ से लड़ाई लड़ता था, नक्सल वर्सेस बुर्जुआ। हाँ, ये वहाँ उस तरह की लड़ाई वहाँ हो गई थी। तो उसमें शहाबुद्दीन इन लोगों के साथ था, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनको अपनी ज़मीन और अपनी संपत्ति का भय सता रहा था। तो उन्होंने काफ़ी उनको सपोर्ट किया, और शहाबुद्दीन उनके लिए काम करता रहा। तो आप कवरेज करने गए, आपने बताया कि पहली जो सजा हुई तो उसके बाद सन्नाटा हो गया। पहला इनकाउंटर आपका शहाबुद्दीन से कब हुआ? शहाबुद्दीन से एक्चुअली मैं प्रतापपुर गया था, गांव? हाँ, गांव शहाबुद्दीन के गांव। उसके पहले मैं मिला हूँ, पटना में मिला हूँ, लेकिन वो नहीं, मुझे ये था कि मुझे उसके घर जाना चाहिए। तो पहली बार जब इनकाउंटर हुआ था प्रतापपुर में, जिसमें मैं एक एपिसोड आपको बताता हूँ। इनकाउंटर तो रत्न संजय के समय में भी हुआ था, लेकिन सही जो 8 लोग जिसमें मारे गए थे, कई घंटे दोनों तरफ से गोलियां चली। क्या हुआ था इसको थोड़ा मैं ये नरेट करना चाहूँगा कि बच्चू सिंह मीना वहाँ के SP थे। अच्छा। काफ़ी तेज तर्रार IPS ऑफिसर माने जाते हैं, और सिवान के SP थे। इन्होंने प्रतापपुर में, उनको सूचना मिली कि हथियारों का ज़ख़ीरा है। वहाँ एक व्हाइट हाउस है बना हुआ, अच्छा। जिसमें हथियार मिला था काफ़ी। तो इन्होंने 250 फोर्स को तैयार किया। पूरी बात उन्होंने मुझे बताई थी कि 250 फोर्स को तैयार किया कि मुझे ऑपरेशन करना है प्रतापपुर में, क्योंकि मालूम था कि उधर से जवाबी कार्रवाई होगी। और तो उन्होंने उसमें से 20 ऐसे जवानों को चुना था, जो उनको मालूम था कि 20 ही ऐसे जवान हैं जो मेरे साथ रहेंगे। बाद बाकी के जवान, पुलिस के कर्मी जो हैं, वो तो भाग खड़े होंगे। अच्छा। जैसे गोलियां चलेंगी वो भाग खड़े होंगे। और अंतिम संदेश कूच करने से पहले, ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले, बच्चू सिंह मीना ने अपने पुलिस कर्मियों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा था कि एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि शहाबुद्दीन का बॉडी स्टील का बना हुआ नहीं, उसका भी बॉडी वही है जो हम लोगों का है। गोलियां मुझे लग सकती हैं तो गोली उसे भी लग सकती है, इसलिए शहाबुद्दीन का बॉडी स्टील का नहीं बना हुआ। दैट वॉज द पंच लाइन। और ये 20 जवान जो उनके साथ सबऑर्डिनेट्स थे, जो उनके साथ अंतिम समय तक डटे रहे, 8 लोग उसमें मारे गए थे, और शहाबुद्दीन को बुर्का पहन करके भागना पड़ा था। यू कैन इमेजिन। लेकिन बच्चू सिंह मीना और उनके जो फोर्स के लोग थे, वो बच पाए वहाँ से, निकल पाए वहाँ से, क्योंकि समय पर उनको यूपी पुलिस की मदद मिल गई। नहीं तो ये लोग, सारे लोग वहाँ मारे जाते उस दिन। और आपको मैं ये बता दूं, उस ऑपरेशन के बाद बिहार के तत्कालीन DGP की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सिवान में हेलीकॉप्टर से लैंड करें, क्योंकि शहाबुद्दीन के घर पर ऑपरेशन हो जाए, ये कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन ऑपरेशन हुआ, हथियार काफ़ी मिले, और बच्चू सिंह मीना को उसकी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तत्कालीन DGP सिवान में
हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते हैं, वो गोपालगंज में उतरते हैं। समझ लीजिए कि क्या खौफ था शहाबुद्दीन का। इस इनकाउंटर के बाद भी? इनकाउंटर के बाद की बात कर रहा हूं। आर प्रसाद उस समय डीजीपी थे। कौन से साल की बात थी सर? 2001 की बात है। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और आर प्रसाद उस समय डीजीपी थे। एंड ही वाज एमपी। एंड ही वाज एमपी। शहाबुद्दीन एमपी थे। बतौर एमपी गोलियां चल रही है। हाँ, गोलियां चल रही हैं और कई घंटे तक गोलियां चली ऑपरेशन में। दोनों तरफ से पुलिस के 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। आप अनुमान लगा सकते नहीं, 8 उनके मारे गए थे, 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे शायद। हाँ, ये 8 इनके लोग मारे गए थे, 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 10 लोगों की हत्या हुई थी उसमें। और कई घंटे के ऑपरेशन के बाद फिर डीजीपी वहाँ गए थे, लैंड किए थे डरते डरते। हाँ, डरते डरते। और इसके बाद मुझे जहाँ तक याद है कि मीना साहब ने मुझसे बताया था कि मैंने लिख दिया था अपने ऑपरेशन से पहले अपना रेजिग्नेशन, कि मैं जानता था कि या तो यहाँ से मेरा इसके बाद तबादला होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। 2 ही बात होगी ना, क्योंकि ऑपरेशन के बाद तो मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता एसपी के तौर पे। डीजीपी ने कहा बाद में, जब उन पर प्रोसीडिंग चला, वो बच्चू सिंह मीना पर प्रोसीडिंग चला, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला है। और उनको तत्कालीन डीजीपी ने कहा था कि क्या तुमने कर दिया, जबकि उनको शाबाशी मिलनी चाहिए थी कि एक अपराधी के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन जिसमें हथियारों का जखीरा मिला, ये सही हर तरह के हथियार थे उसमें। और आपको ये भी बाद में पता चला होगा कि हिरन भी रखता का खाल वगैरह और क्या क्या चीज़ जो बैंड हैं आइटम्स, वो सब चीज़ मिला था वहाँ से। उस पर वाइल्ड लाइफ के तहत केस भी हुआ, लेकिन फिर बाद में केस का हश्र क्या हुआ। सरकार लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की थी जी। लालू प्रसाद यादव का वरदहस्त हासिल था शहाबुद्दीन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे डीपी ओझा साहब ने एक बार कहा था जब डीजीपी यहाँ हुए थे कि लालू जी ने मुझे इस्तेमाल किया। और हुआ क्या था कि उनसे रिपोर्ट एक्चुअली लालू यादव की जो बेटी की शादी हुई थी, तो शहाबुद्दीन उसमें नहीं आए थे। कुछ अंदरूनी मुझे लग रहा है ऑपरेशन जो हुआ था उसको लेकर के आखिर पुलिस तो बिहार की थी, तो उससे नाखुश चल रहे थे वो। तो शहाबुद्दीन की बेटी की शादी में वो शरीक नहीं हुए। तो लालू यादव की बेटी, लालू यादव की बेटी की शादी में वो शरीक नहीं हुए। इससे स्पष्ट हुआ कि भाई वो नाराज़ चल रहे हैं। और इसके बाद डीपी ओझा साहब से रिपोर्ट मंगवाई गई उनके खिलाफ कि ये सबूत हैं, ये है, ऐसा प्रेशर बनाने के लिए। और प्रेशर बनाया। शहाबुद्दीन फिर दोनों में ये हुआ और फिर शहाबुद्दीन काम करने लगे आरजेडी के सुप्रीमो के लिए। तो ये है कि डीपी ओझा ने कहा कि मुझे इस्तेमाल किया गया था, और इस्तेमाल ये किया गया कि जब आवश्यकता पड़ती थी पुलिस का इस्तेमाल कर लिया, और फिर बाद में आप वहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे में मुझे मरवा देंगे, मेरी जान को खतरा है ना कि मैंने कार्रवाई की उनके खिलाफ, ये रिपोर्ट तैयार किया उनके सारे लिंक्स के बारे में, और आपको सरकार को रिपोर्ट सौंपा, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो रिपोर्ट डस्टबिन में डालने के लिए तो नहीं थी। शहाबुद्दीन से प्रदेश के पुलिस का मुखिया डीजीपी भी डरता था। बिल्कुल। मैंने कहा ना कि आर प्रसाद डीजीपी थे जिनकी हिम्मत नहीं हो सकी कि ऑपरेशन के बाद वो सिवान में हेलीकॉप्टर से लैंड करें। आप समझ सकते हैं, गोपालगंज में उतरते हैं। और आप ये भी बता रहे हैं कि अगर उस दिन यूपी पुलिस का बैकअप नहीं आता तो ये बचते नहीं बिहार पुलिस के जवान। बिल्कुल, बिहार पुलिस के जितने जवान थे मारे जाते, इंक्लूडिंग एसपी। 250 जवान थे। 250 जवान थे, जिसमें 20 जवान बच गए थे, बाकी सारे लोग भाग गए थे। हाँ, तो गोलियां चलने लगती हैं। मुझे बच्चू सिंह मीना ने बताया था कि जब गोली साए निकलने लगे अगल बगल से, तो तब आपको लगेगा कि मौत सामने दिख रही है। आप अनुमान लगा सकते हैं ऑपरेशन ऐसे होता है। और कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने ये कहा था कि बच्चू सिंह मीणा को मैं राजस्थान तक मारूंगा। हाँ, ये चर्चा उस समय हुई थी। बाद में उसने बताया था कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन हाँ, ये मैंने कहा था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं।
ठीक है, तो आप बताएं पहली बार गए प्रतापपुर घर पे जी। फिर क्या हुआ? हाँ, घर पे मैं गया तो सामान्य व्यक्ति की तरह मैं उनकी पत्नी से भी मिला हूँ, हिना साहब से। बहुत ही सलीके से बात करती हैं और अच्छी महिला हैं, नो डाउट। तो शहाबुद्दीन से मिला, उनसे उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातें हुई, उनके परिवार के लोगों से बात हुई। तो बात करने में आप नहीं कह सकते थे कि ये आदमी अपराधी हो सकता है। बात करना, तार्किक बात करना। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि वसूल का पक्का आदमी था। अगर उसने कह दिया तो कह दिया, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। जो बड़े अपराधी होते हैं उस ज़माने के, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एक उसूल हुआ करता था, उस उसूल को फॉलो करते थे। इसीलिए बहुत सारे लोग उनको लाइक भी करते हैं, बहुत सारे लोग डिसलाइक भी करते हैं। आज भी करते हैं? आज भी शहाबुद्दीन के लोग जो हैं वो हैं। अच्छा, और आज ये परिवार के प्रति जैसे उनके लड़के की चर्चा है विधानसभा चुनाव लड़ने की। हिना साहब तो 3 बार लड़ी लेकिन वो जीत नहीं पाई। ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिला, वोट मिला। हाँ, 2-2 2.5 लाख वोट, 3-3 लाख के करीब वोट मिले। पॉपुलैरिटी थी तभी तो वोट मिले। शहाबुद्दीन तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर वोट मिल रहा है तो शहाबुद्दीन का वो खौफ तो नहीं था जो खौफ पहले था। अब तो शासन बदल गया इसके बाद, लेकिन पॉपुलैरिटी थी, उसका किया हुआ काम। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने बताया कि शहाबुद्दीन के ज़माने में जो सड़कें बनी थी आज भी सड़कें वैसी ही हैं, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसमें से कमीशन खोरी कर ले। आज सरकार, जो बिहार सरकार सड़कें बनवाती हैं, देख लीजिए 3-4 महीने में सड़कें टूट जाती हैं, लेकिन सिवान में आज भी वो सड़कें वैसी ही हैं जो उसके ज़माने में बनी थी। 20 साल बाद भी सड़कें वैसी ही हैं, 30 साल बाद भी सड़कें वैसी हैं। इससे कुछ, मैंने आपको कहा ना कि वसूल का पक्का आदमी था। अगर और ये भी लोग कहते हैं कि अस्पताल में हाँ बिल्कुल, इलाज, डॉक्टर का फीस एक लिमिट था कि आप इतना ही फीस ले सकते हैं। ये नहीं कि अब 1000 रुपया मांग दिया और कोई भी गरीब आदमी अगर उसके यहाँ पहुँच गया तो जो वो मांग दिया उसको पूरा करता था। इसीलिए उसको तो रॉबिन हुड का दर्जा दे दिया। मतलब लोगों की सेवा करना, सेवा इस सेंस में कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसकी मदद करता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर, शहाबुद्दीन को हम ऐसे भी देखते हैं कि गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, जो अपने इलाके में बहुत पॉपुलर, बट पुलिस से भिड़ने वाला, डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई करने वाला ऐसा दूसरा गैंगस्टर, शायद ही गैंगस्टर जो भी होते हैं, हमने हमारे यूपी में भी बहुत सारे देखे, ये पुलिस से बचते थे कि पुलिस से आमना सामना ना हो, पुलिस से डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते थे। लेकिन शहाबुद्दीन का इतिहास देखते हैं तो वो डायरेक्ट पुलिस से भिड़ने, इसका कारण था कि सत्ता का सपोर्ट था ना, सत्ता का सपोर्ट था और उसको पता था कि मैं सरकार, आपको हो सकता है मालूम हो कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना था लालू यादव की सरकार का यहाँ, तो जो विधायक थे तत्कालीन, लगभग मुझे लगता है कि 20-22 विधायकों को एक होटल में नज़रबंद कर दिया गया था। शहाबुद्दीन ने नज़रबंद करवा दिया था मीटिंग के। यही पटना में ही? हाँ, पटना में। आप लोग तब लोग कवरेज कर रहे थे? जी, मैं सर, जिस घटना की बात बता रहा हूँ उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि 2000 के साल में जब चुनाव हुआ तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला था किसी भी सरकार को। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन समता पार्टी को तब संपूर्ण बिहार एकजुट होता था, तो उसमें झामुमो, जेएमएम और तमाम पार्टियों के स्टेक थे। तो नीतीश कुमार ने पहली बार तब उस वक्त शपथ ली, 7 दिन के लिए सीएम रहे, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। अब बहुमत साबित करने के लिए तब तक लालू यादव को चारा घोटाला मामले में सजा हो चुकी थी, राबड़ी देवी शपथ लेने वाली थी। तो विधायकों को कैसे एकजुट किया जाए और वोट कराया जाए, क्योंकि कांग्रेस उस जमाने में लालू यादव के खिलाफ लड़ी थी और कांग्रेस के जो भी विधायक जीत के आए थे वो अपने दम पे जीत के आए थे। वीणा शाही और तमाम लोग ये चुनाव जीत के आए थे।
इनके वीणा शाही के पति बहुत बड़े हेमंत शाही बड़े लीडर हुआ करते थे एक ज़माने में, उनकी हत्या हो गई थी मुजफ्फरपुर में। तो गोरल वैशाली जिला में पड़ेगा ब्लॉक। हाँ। ब्लॉक आप देख लीजिए, ये वो ज़माना था कि ब्लॉक ऑफिस में हेमंत शाही की हत्या हुई। मतलब सरकारी दफ्तर में हत्या हो जाना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या दौर था वो। बाकी तो सर ठीक है, आपने बताया कि इंस्पेक्टर के कमरे में जाकर के उसको मार दिया और अज्ञात मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें कोई सजा हुई नहीं। नहीं, तो अज्ञात है। तो फिर तो वो जो उस चुनाव की बात कर रहे थे, इस वाले पॉलिटिकल पहलू पे भी हमने जानना जरूरी है। तो उसमें हुआ ये कि बहुमत था नहीं और बहुमत जुटाने के लिए कांग्रेस के विधायकों का समर्थन जरूरी था। तो बताते हैं कि जो कांग्रेस के 8 विधायक थे उनको शहाबुद्दीन ने किडनैप करके या कहिए नज़रबंद करके होटल में रखा। आगे का किस्सा सर बताएंगे। उस समय तो आप कवर कर रहे हो, किस अखबार के लिए थे सर आप तब? मैं उस समय हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रहा था। अच्छा। और 2000 के साल, 25 साल पहले, 25 साल पहले की बात है। और जिस होटल में एक्चुअली उन लोगों को मीटिंग के बहाने बुलाया गया था, है ना, मीटिंग की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें आना है। और वो सब विधायक आए। इसके बाद होटल में सारी सुविधाएं उनको दी गई और कहा गया कि यहीं रहना है, और यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी पर बिठा के विधानसभा ले जाया गया। उनको कहीं और जाने की इजाज़त नहीं थी, है ना। और बंदूकधारी व्यक्ति वहाँ पहरा दे रहे थे, जो शहाबुद्दीन के लोग थे। और आप कह सकते हैं कि मतलब वर्चुअली उनको हॉस्टेज बना के और विधानसभा ले जाया गया, और वहाँ फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये हुआ और सरकार बनी। जो विधायक लालू के खिलाफ लड़के आए थे उनको लालू जी को वोट करना पड़ा। तो शहाबुद्दीन से क्या विधायक भी डरते थे कि अगर निकल जाएंगे या क्रॉस वोट कर दिया तो फिर? अरे साहब, उसके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता था बिहार में। शहाबुद्दीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी उस जमाने में। और मैंने कहा ना आपको कि वो लॉ की भी पढ़ाई की है उसने, पोस्ट ग्रेजुएट था, पीएचडी था इन पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का कुछ उसका थेसिस था उसमें। तो पढ़ा लिखा आदमी था ना। तो आप बात करने में आप नहीं कह सकते थे कि वो एक अपराधी है। बहुत ही तार्किक बात किया करता था। और मैं जहाँ तक देखता हूँ, जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी इज्जत भी करता था, खासकर पत्रकारों की बहुत इज्जत करता था। हाँ, ये है उस ये में। और मैंने देखा, मुझे उन्होंने कहा था कि आप अंग्रेज़ी अखबार के हैं और मुझे भरोसा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आप लिखेंगे। अच्छा। हाँ, और मैंने लिखा उस समय मैंने टेलीग्राफ में इंटरव्यू किया था। द टेलीग्राफ में उसका इंटरव्यू छपा काफ़ी अच्छा, और उसमें ही मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि कैसे लैंडलॉर्ड्स उसको सपोर्ट किया करते थे पीछे से, पैसे से, हथियार से, और उसी में उसने रिवील किया था। हालांकि मेरे एक पत्रकार मित्र ने कहा कि आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, उन्होंने मेरा हाथ दबा दिया था, उनको डर हो गया कि कहीं शहाबुद्दीन बिगड़ न जाए। लेकिन मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड 1-to-1 मैंने इंटरव्यू किया था। कई लोगों के बैठे हुए थे, लेकिन 1-to-1 बात हो रही थी, और उसमें उसने रिवील किया कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनके लिए काम करता था। तो शहाबुद्दीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, जब सरकार बदल गई 2005 में सरकार बदली, और इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। साथ साथ उस समय जो मैं एक विशेष जिक्र करना चाहूँगा अभयानंद जी का, बाद में जो डीजीपी भी बने बिहार के, वो उस समय एडीजी हेडक्वार्टर हुआ करते। जब सरकार बदली और इसके बाद ये हुआ, तो शहाबुद्दीन की पेशी होनी थी एक केस में पटना में, और उस समय वहाँ के एसपी सुनील कुमार हुआ करते थे। अभी एडीजी हैं सुनील कुमार जी। तो उन्होंने कहा था अभयानंद जी ने कि उसकी पेशी होनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या दौर रहा होगा वो, कि एसपी ने कहा कि उसको शहाबुद्दीन को पटना ले जाना बड़ा मुश्किल होगा सर, सिवान से निकाल पाना बहुत मुश्किल है, इतने लोग यहाँ जमा हो जाएंगे कि उस जेल से उसको फिर वहाँ निकाल के ले जाना ये पॉसिबल नहीं है। तो अभयानंद जी ने कहा कि कितना फोर्स चाहिए तुमको,
तो सुनील कुमार जी ने कहा कि मुश्किल है सर, ये फोर्स तो की बात नहीं। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एसपी को कहा कि या तो तुम कल सिवान में रहोगे, नहीं तो शहाबुद्दीन की पेशी होगी, और नहीं तो कल से तुम वहाँ के एसपी नहीं रहोगे। ये आप समझ सकते हैं कि बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर का कैसा ये था। फोर्स इन्होंने दिया, एसटीएफ की टुकड़ियाँ भेजी गई और शहाबुद्दीन की पेशी हुई और कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। तो ये आपके पास विल पावर चाहिए, जो उस जमाने में एसपी नहीं ये कर पाते थे। तो अभयानी जी एडीजी थे, उनकी हिम्मत थी, उन्होंने कहा और तरीका बताया। तो लीडरशिप मैटर्स। अब जिला का मुखिया एसपी ही डर जाएगा तो क्या उसका थानेदार और डीएसपी क्या करेगा। मैंने आपको जिक्र किया एक सुधीर कुमार डीएसपी का, जब जेल के अंदर घुस करके उस शहाबुद्दीन को ये किया तो समझ लिया होगा कि भाई मैं तो, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे व्यक्ति से के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ, जिसको मारने जा रहा हूँ या कुछ उसके साथ गलत व्यवहार करने जा रहा हूँ, जिसकी तूती बोलती है, और उसके ही मतलब जिले में। लेकिन रिस्क लिया उसने, तो आज भी जिक्र कर रहा हूँ उसका, क्योंकि वो ऑफिसर था जिसने रिस्क लिया अपने लाइफ का, इसलिए नहीं कि उसका नाम हो जाए, ये ड्यूटी के प्रति वफादार था। जो उसको काम दिया गया था, उन्होंने अपना काम निष्ठापूर्वक किया, इसलिए उनको आज याद कर रहे हैं। क्योंकि भाई कोई सांसद हो चाहे मंत्री हो, अगर उसको जेल में है तो वो जेलर की कुर्सी पर तो नहीं बैठ सकता, दरबार तो नहीं लगा सकता। तो पुलिस का फर्ज तो यही बनता है कि भाई उसको न बनाने दिया जाए। मैं 3 बड़ी घटनाओं पे शहाबुद्दीन के बारे में जानना चाहूँगा। चूँकि चंदा बाबू वाला आपने जिक्र किया है, उसको मैं थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करूँगा कि उनकी लड़ाई आपने देखी, उनकी जर्नी फॉलो की। लेकिन सबसे पहले मैं चंदा बाबू से पहले मैं चंदू पे जाना चाहता हूँ। जी, वो चंद्रशेखर, हाँ जी, जो जेएनयू में अध्यक्ष रहे, हाँ जी, और फिर यहाँ आकर के माले के बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे। काफ़ी, चूँकि स्टूडेंट यूनियन के लीडर रहे जेएनयू में, और बोलने की क्षमता काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे वक्ता हुआ करते थे। और मैं घटना के बाद वहाँ गया था, क्योंकि सिवान में तो मैं था नहीं, तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक सभा हो रही थी और उसी में उसकी हत्या हुई। तो उसमें अज्ञात, मतलब इन पर केस नेम्ड एक्यूज नहीं बनाया गया था शहाबुद्दीन को उसमें। हालांकि उनकी माँ, जिनसे मैं मिला हूँ व्यक्तिगत तौर पे, मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ, वो चीख के सिवान की सड़कों पर बोलती रही कि शहाबुद्दीन ने मेरे बेटे की हत्या करवाई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शहाबुद्दीन उस केस में नेम्ड एक्यूज नहीं बनाए गए, उन पर शक किया गया, लेकिन मुकदमा, जबकि सिवान के सारे लोग जानते हैं कि हत्या शहाबुद्दीन के लोगों के द्वारा कराई गई थी, लेकिन एविडेंस वही। और उसमें पुलिस का हाल तो आप जान ही रहे हैं, तो एफआईआर कैसे होगा? किसी पुलिस ऑफिसर की हिम्मत होगी एफआईआर करने की? वो तो जो भी ज़्यादातर केस हुए हैं वो कोर्ट कंप्लेंट केस हुए हैं उनके खिलाफ, क्योंकि थाने में तो एफआईआर होना बहुत मुश्किल था। हाँ, वो जैसे चंदा बाबू का केस लीजिए तो एफआईआर हुआ, क्योंकि वो दौर दूसरा था, क्योंकि 2016 का साल आ चुका था। दौर दूसरा था। लेकिन उससे पहले सर, जैसे चंद्रशेखर जो थे, बहुत अच्छे वक्ता माने जाते थे, और बहुत उनको थ्रेट हो गया था। एक्चुअली ये था कि शहाबुद्दीन को लगने लगा था कि ये आदमी अगर सिवान में जड़ जमा लेगा तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाएगा। और चूंकि माले का सपोर्ट बेस बहुत अच्छा था वहाँ, तो चुनाव तो देखिए, वो दौर था, मैंने वो समय भी देखा है कि पॉलिटिशियंस क्या करते थे। पहले के ज़माने के पॉलिटिशियंस अपराधियों की मदद लेते थे इलेक्शन जीतने में, बूथ मैनेज करना, बूथ कैप्चर करना। तो उस ज़माने में लोग इस तरह से अपराध को बढ़ावा दिया, है ना। धीरे धीरे लोग, वो जो बूथ कैप्चर करने वाले अपराधी जो थे, उनको लगा कि साहब मेरे बदौलत तो ये जीत के आते हैं, तो मैं ही क्यों ना हूँ।
और इस तरह से अपराधी आने लगे, अपराधीकरण राजनीति का हुआ। तो शहाबुद्दीन को अपने जो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर था उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते थे चंद्रशेखर। और सपोर्ट बेस था माले का, अच्छे वक्ता थे, लीडर अच्छा थे। अब जो जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन का लीडर रहा है तो आप अनुमान, और संगठन को और मजबूत करना, ये करना, लेकिन हत्या हो गई। और चंद्रशेखर इनके सीनियर भी थे, शहाबुद्दीन के। हाँ बिल्कुल सीनियर थे। एक ही कॉलेज से पढ़े, वो डीएवी कॉलेज को, डीएवी सिवान का डीएवी कॉलेज है। लोग बताते हैं कि चंद्रशेखर सीनियर थे और शहाबुद्दीन उनके जूनियर थे। वो डीएवी कॉलेज सिवान का। और ये भी कहते हैं लोग कि शहाबुद्दीन जब दिल्ली जाते थे तो जेएनयू जो है चंद्रशेखर से मिलने जाते थे, कहते थे इनसे सीखता हूँ। ये लोग बताते हैं कि इसलिए तो लोगों ने ये कहा कि मतलब पहले तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनसे काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। लेकिन राजनीति में आप जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। उनकी हत्या कौन से साल में हुई? 95 साल मुझे देखना पड़ेगा, 95-96 के आसपास की बात हुई शायद। उनकी हत्या कर दी। जी। फिर भी ग्राफ शहाबुद्दीन का बढ़ता गया धीरे धीरे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि खौफ पूरी तरह से प्रिवेल करता था इलाके में, कोई कंटेंडर नहीं था कहने के लिए। लोग जैसे ओम प्रकाश जी लड़े वहाँ से, जो माले के ये बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो चूंकि सपोर्ट माले का था और उसका कैडर बहुत स्ट्रांग है। वो जो कैडर है वो कैडर बेस्ड पार्टी है ना, दूसरी पार्टी तो है नहीं। तो वो सत्तू बांध करके और तब जा करके पार्टी के लिए काम करता है। तो कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए शहाबुद्दीन को थ्रेट था माले से कि आगे चल के चुनाव लड़ेंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी हमको। माले, जैसे हमारे बहुत सारे दर्शक न जानते हो, कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा है अलग अलग, जैसे सीपीआई है, सीपीएम है, वैसे ही सीपीआई माले है, जिसको उस समय सीपीआई एमएल ही था। हाँ, तो लिबरेशन हो गया है। अब तो लिबरेशन हो गया। हाँ, और एक ज़माने में ये पहले नक्सल जो, जैसे आपको आईपीएफ था, हाँ, इंडियन पीपल्स फ्रंट, हाँ, आईपीएफ था। तो फिर उस पर जब सरकार की बैन लगाया, हाँ बैन लग गया, तो फिर कई उसके एमसीसी बना, एमसीसी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर हुआ। कई विंग में ये हो गया ना, काम करने लगे लोग। हाँ। और ये वो दौर था जब बिहार में नरसंहार चल रहे थे। उसकी कहानी मैं किसी अगले कड़ी में पूछूंगा, लेकिन अभी हम शहाबुद्दीन पे केंद्रित हैं। एक घटना और है जो मैं ये देखता हूँ सर, जब हम पढ़ रहे होते शहाबुद्दीन को, चूंकि हमने तो पढ़ा है, आपने सामने से देखा है, आपने सब कुछ कवर किया है, पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या होती है। राजदेव रंजन 2016 में। हाँ, तो शहाबुद्दीन के ज़्यादातर क्राइम जो है वो लंबा क्राइम या लंबे वक्त जेल में रहने के बावजूद हो रहे थे और शहाबुद्दीन पे आरोप लग रहे थे। राजदेव रंजन की हत्या की क्या वजह थी, क्या कारण आया और उनमें क्या नाम आया? राजदेव रंजन से मैं मिला हूँ, मेरे अच्छे मित्र हुआ करते थे और सिवान में लंबे समय तक ये रहे। और जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रहा था उस समय वो हिंदुस्तान हिंदी के लिए काम कर रहे थे। मैं सिवान जाता था, उनसे मिलता था, मुलाकात होती रहती थी। एक्चुअली था क्या कि एक शहाबुद्दीन की तस्वीर छपी थी जेल के अंदर। उसमें कई उनके लोग उनसे मिलने गए हुए थे, जिसमें इंक्लूडिंग कुछ एमएलए थे, कुछ फॉर्मर एमएलए थे पार्टी के। तो वो तस्वीर छप गई थी। और जो लोग बताते हैं, क्योंकि घटना के बाद तो फिर कोई बताने वाला था नहीं, शायद उस तस्वीर को लेकर के शहाबुद्दीन की नाराज़गी थी कि जेल के अंदर की तस्वीर कैसे छप गई। लोग ऐसा बताते हैं। पहले से तो खैर खुल करके शहाबुद्दीन के खिलाफ लिखना और ये करना तो था ही। लिखते थे वो? हाँ, लिखते थे वो। डरते नहीं थे? नहीं, डरते नहीं थे। वो निर्भीक पत्रकार थे, निर्भीक पत्रकार। और कई स्टोरीज उनकी आई हैं अगेंस्ट शहाबुद्दीन। लोग ऐसे बाद में सीबीआई जांच में ये हुआ, अब उनकी पत्नी हैं, वो सब उन्होंने आरोप लगाया था कि शहाबुद्दीन के
लोगों ने उनकी हत्या की और सीबीआई जांच में कुछ कुछ आया भी, कुछ लोग बरी भी हुए, कुछ लोगों को सज़ा भी हुई है। उसके खिलाफ उनकी पत्नी जो है वो हाई कोर्ट में अपील करने की बात कर रही हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कहीं न कहीं से इस होता क्या है कि तत्काल कोई घटना घट जाती है, लेकिन उसके पीछे की कहानी लंबी होती है। तो उनकी हत्या में उनका जो बैकग्राउंड था पहले का, ये किया हुआ, वो कहीं न कहीं से ज़रूर उसका रोल रहा। आपसे कभी बात होती थी उनसे तो कभी उन्होंने हाँ, बताया, जिक्र किया कि थ्रेट है? जैसे हाँ, कई बार उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई अब काम करने में डर लगता है। अच्छा। हाँ, डर लगता है। मुझे तो यही रहना है, तो मैं बच के थोड़ा चाहता हूँ ये करना, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। लगता होगा बच्चे छोटे थे, लगता होगा कि परिवार, मैं उनके बच्चों से मिला हूँ, उनके परिवार से मिला हूँ। घटना के बाद मैं उनके घर पर गया था। मेरे अच्छे मित्र हुआ करते थे और अच्छे पत्रकार होने के नाते मेरी गहरी संवेदना उस परिवार के प्रति है। और संस्थान ने भी उनके परिवार की मदद की थी जो कर सकता था। उसमें सारे जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था उनको ये करने के लिए। तो एक पत्रकार के पास क्या है? कुछ नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी से खेलता है, खेल गया हुआ। घटना तो ऑफिस से जाकर के किसी हॉस्पिटल में किसी से मिलना था, वहाँ से मोटरसाइकिल से लौट करके घर जाना था, और वो उसी में गोली लगी उनको और डेथ हुआ। क्या दिलेरी रही होगी उनकी, मतलब दिलेर पत्रकार थे। हाँ, मतलब बिल्कुल। राजदेव रंजन निर्भीक और ईमानदार पत्रकार, जिसने कर्तव्य पालन में अपनी जान गंवा दी। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता था, उसकी आवाज़ दबा दी जाती ये सर 2016 में जब नीतीश कुमार की सरकार थी तब ये घटना होती है। जी। तो जब जिस पार्टी से वो एमपी है और तब वो सरकार थी 2000 से 2005 या 1996, उससे पहले, तो फिर शहाबुद्दीन का क्या रहता होगा? देखिए, पॉलिटिशियंस की एक अलग जात है ना। हम आप कहते हैं कि इस पार्टी में और उस पार्टी में। मैंने लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, मुझे मालूम है कि हर पार्टियां अलग होती हैं, लेकिन हर पॉलिटिशियन एक दूसरे की मदद करता है। मैंने देखा है, मेरे पास कई इसके उदाहरण हैं। कोई दूसरी इस पार्टी में, कोई इस पार्टी में है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे का काम नहीं करते हैं। करते हैं और खूब करते हैं। तो ये सच, अगर जो जमीन पे लोग हैं जो वैचारिक रूप से लड़ते हैं एक दूसरे से, अगर उनको पता हो जी, तो ये जनता नहीं समझ पाती ना, जनता नहीं समझती है। अब हम लोग पत्रकार हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ ये है। वही प्रभुनाथ सिंह जिससे उनकी राजनीतिक अदावत थी शहाबुद्दीन की। प्रभुनाथ सिंह एमपी हुआ करते थे, सिवान की बगल वाली सीट महाराजगंज से, बिल्कुल, और अलग पार्टी में थे, बाद में एक ही पार्टी में आ गए। हाँ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये जितने राजनीतिज्ञ हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो अपराध पनप रहा है वो बिना सत्ता के संरक्षण का नहीं पनप सकता है। चंदा बाबू के बेटों की हत्या भी नीतीश सरकार में हुई। जी, ये दूसरा जो विटनेस था उसकी हत्या हुई है इनके समय में, राजीव मोहन की। हाँ, राजीव की, जिसको गोली मारी गई। हाँ, जो विटनेस था, उसको गवाही देने जाना था, उससे एक दिन पहले उसकी हत्या हुई। तो उसने कहा ना कि वो क्या किया कि विटनेस तो टर्न, देखिए शुरुआती दिनों में कोई केस में उसकी सज़ा नहीं हुई है ना। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी। गौरी नाम की एक सब इंस्पेक्टर थी, उस समय मानवेंद्र नहीं, ये MS क्या नाम है इनका,
आर.एस. भट्टी साहब, राजविंदर सिंह भट्टी, उनको एसपी बना के भेजा गया था। शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करनी थी इसीलिए। और उन्होंने क्या किया, उनको मालूम था कि इसको ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि पुलिस टीम जब जाएगी तो पुलिस को भी खतरा होगा, गोलियां चलेंगी उधर से भी, जवाबी कार्रवाई होगी। तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ शहाबुद्दीन दिल्ली में थे तो एक महिला सब इंस्पेक्टर को भेजा गया, क्योंकि मालूम था उनको कि वो महिलाओं की बड़ी कदर करता है और महिला पर वो हाथ नहीं उठा सकता है। और वो गौरी जो सब इंस्पेक्टर जाके बोली कि आपके खिलाफ वारंट है, तो उन्होंने सहर्ष कहा कि ठीक है, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद उसका अंजाम कुछ और होता। ये दिल्ली में गिरफ्तारी ये हुई? दिल्ली में गिरफ्तारी हुई, 2006 की बात है, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, 2006 में गिरफ्तारी हुई। और इसके बाद जो गिरफ्तारी हुई तो लंबे समय तक जेल में रहे, और जेल में फिर दिल्ली में, इसके बाद फिर यहाँ केस था तो उनका ट्रांसफ़र हुआ, भागलपुर जेल गए। भागलपुर जेल से फिर सिवान में भी उनको, ये बेऊर जेल भी कुछ दिनों के लिए रखा गया था। लेकिन फिर चूँकि एक घटना घट गई जिसके चलते ये हुआ कि उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। जिस समय, जैसे मैंने वो भी कवर किया है, जब भागलपुर जेल से उनको छोड़ा गया था, बेल पर आए थे, काफिला चला, मतलब यू कैनॉट इमेजिन कि हजारों लोगों की भीड़ चल रही है साथ में, भागलपुर से गाड़ी के आगे पीछे। 2016 में आखिरी बार जो जमानत हुई थी, जी 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 जी, उस समय की बात, जिसमें शहाबुद्दीन ने बयान दिया कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं जी। वो भागलपुर से उनके सपोर्टर्स जो हैं, तथाकथित सपोर्टर्स, भागलपुर से सिवान तक 1300 गाड़ियों का काफिला। हाँ, 1300 गाड़ियों में हजारों लोग उसमें। तब तक तो हम लोग भी आ गए थे जर्नलिज्म में। हाँ, कवर करने गया था उस ये में, मैं उसको मैंने कवर किया है अखबार के लिए, तो आप देख लीजिए कि क्या ये था। शहाबुद्दीन का वो जलवा भी देखा है। और उस समय जब आए और फिर उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये चंदा बाबू के केस को, हाँ, उसको ये कर सकते हैं। चंदा बाबू ने लिख के दिया था कोर्ट को कि मुझे आशंका है इनके छूटने से कि मेरे परिवार को क्षति हो सकती है और केस के एविडेंस को ये टैम्पर कर सकते हैं, मतलब उसका केस पर असर पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें शहाबुद्दीन के साथ कुछ जो उनके शो कॉल्ड शूटर्स थे वो साथ में आ रहे थे, उनकी तस्वीरें भी कुछ अखबारों में छपी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी संज्ञान में लिया कि और इसके बाद उनकी फिर उनको आदेश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर आप सरेंडर करें, और फिर उनको तिहाड़ भेजा गया। और इसके बाद तो फिर कोविड से उनका डेथ ही हो गया। इसके बाद वो फिर बिहार लौट के नहीं आए। लेकिन ये तो शहाबुद्दीन की अंत हुआ, कोविड से मौत हो गई, लेकिन उससे पहले तक जो शहाबुद्दीन को देखा आप लोगों ने या आप लोग मिलते रहे, तो आप लोगों को कभी थ्रेट हुआ, आप लोगों को कभी डर लगा? नहीं, डर नहीं लगा, इसलिए कि मैंने कहा ना कि पत्रकारों की बड़ी इज्जत किया करते थे वो। बट एक पत्रकार को मारा। हाँ, पत्रकार को मारा क्योंकि वो लोकल था, वो बहुत सारी चीज़ों को जानता भी होगा। और अब खासकर मैं ये कहूँगा कि अंग्रेज़ी उनको पता था कि अंग्रेज़ी के पाठक कौन है, उनसे उनको कोई हार्म नहीं हो सकता था। जो इंग्लिश अखबार के जो रीडर्स हैं वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो ये करेंगे नहीं। तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी अखबार के जो लोग थे उनसे बात करते थे, और ख़ासकर सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनसे उनकी बातचीत होती थी। किसी पत्रकार को ऐसे मैंने नहीं सुना कि किसी के साथ गलत बर्ताव किया हो, एक्सेप्ट वो जो घटना घटी। एक पहलू हमारा छूट गया इस कहानी में, एज अ पार्लियामेंटेरियन वो कैसे थे, और जब पार्लियामेंट में स्पीच दी होगी कई बार तो उसकी चर्चा होती थी? वैसा कुछ मैंने देखा नहीं उनको पार्लियामेंट में उस तरह से बोलते हुए जैसे कोई पॉलिटिशियन बोलते हैं। तो एज ए पार्लियामेंटेरियन आप कहिएगा कि तो उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा
वैसी कुछ नहीं रही है। यदा कदा कुछ इशू को उठाए हैं, लेकिन और जो लीडर उठाते हैं मामले को लोकसभा में, मैंने वैसा कभी सुना नहीं, या क्षेत्र में चर्चा करते हुए नहीं सुना कि पार्लियामेंटेरियन के तौर पर कोई खास उनकी चर्चा हो और या उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन रहा हो। एक चीज़ आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हथियारों का जखीरा पकड़े जाने की बात आई, तो शहाबुद्दीन का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कहा कि नहीं तो हमारे पास पुश्तैनी बंदूकें थी, 1932 से हमारे परिवार में बंदूकें रहीं। फिर जब ये पूछा गया कि आपके पास जो है हिरन मार के रखा हुआ है और शेर की खाल पाई गई, तो बोले नहीं हम तो नहीं करते, लेकिन यूपी में जाते हैं वहाँ शिकार होता है कुछ जानवरों का, जैसे नीलगाय का और इस तरीके का। इसमें कितनी सच्चाई थी, कितनी सच है, कितनी झूठ है? नहीं, वो तो बिल्कुल जहाँ आपका घर है, मान लीजिए जो भी हथियार मिले आपके यहाँ से, वो आपका घर है। आपका घर मतलब आपके घर, वो घर, उसी घर में इंटरव्यू मैंने लिया है जिस घर के नीचे से हथियार बरामद हुआ था। जब वो लौट के आए थे, भागलपुर जेल से छूट के आए थे, तो उसी व्हाइट हाउस के ऊपर लोगों से मिलते थे और ये करते थे, जिनके नीचे एक तहखाना बना हुआ था। तहखाना जो कहते हैं उसमें हथियार रखे हुए थे। तो ऐसा ये नहीं है, और ये कह देने से कि वो मेरा नहीं है, वो तो आप ही का घर है। तो आपके घर से अगर बरामद होती है हथियार, किसी और का होगा, और उसमें भी शहाबुद्दीन के घर में कोई और ला कर हथियार रख दे, ये तो नामुमकिन बात है, अविश्वसनीय है। तो आपने 2016 में भी इंटरव्यू किया था? हाँ, मैं उसमें भी इंटरव्यू किया है। जब वो छूट के आए थे तो मैं वहाँ आखिरी मुलाकात आपकी वही रही? बस इसके बाद फिर मुलाकात नहीं हो पाई। क्या बात हुई उसमें? उसमें मैंने यही सब पॉलिटिकल ये को लिखा, तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया जा रहा है और इस तरह का ये है। हमेशा ये कहते आए कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, लोग मेरा नाम दे देते हैं और मुझे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। किसी भी आपराधिक घटना में उन्होंने अपनी संलिप्तता नहीं स्वीकार की मीडिया के सामने। और उस इंटरव्यू में और भी सवाल मैंने पूछे थे, और उसी में उन्होंने ये बताया था कि कैसे लैंडलॉर्ड्स ने मेरी मदद की। तो वो इंटरव्यू आपने चलाया, छापा, लेकिन मतलब ज़्यादातर तो यही है, शहाबुद्दीन जेल में रहे और क्राइम हो रहा है क्योंकि उनके शय पे हो रहा है। हाँ, एकदम। और मैंने आपको कहा ना कि जेल के अंदर से, जेल में तो जेल था ही नहीं। हाँ, शहाबुद्दीन के लिए तो जेल था नहीं ना। उनके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे बस हैं, वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। हाँ, बाकी सब कुछ हो रहा है। कहने के लिए है कि वो जेल के अंदर है, लेकिन उनके सारे लोग मिल रहे हैं। जब आम आदमी जाकर मिल सकता है और जेलर के कमरे में बैठकर जो दरबार लगा सकता है, तो फिर वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है, अपने लोगों को कह नहीं सकता है। और जो शूटर हुआ करते थे वो खास कम्युनिटी के होते थे या फिर वो सब जो भी बदमाश हो सबको साथ? नहीं, उसमें सब लोग हैं। अब आज मैं आपके सामने कह सकता हूँ, जो आज बड़ा नाम अपराध की दुनिया में है, आपको अयूब खान और रईस खान का, ये उन्हीं के लोग यहाँ काम किया करते थे। आज काफ़ी नाम हो गया है और फ्रोती बोलती है उनकी, तो ये तो उन्हीं के लोग थे, रईस खान हो और अयूब खान। तो या और भी कई शूटर्स थे जिनका इस्तेमाल शहाबुद्दीन करते थे यदा कदा, और पकड़े गए। उन्होंने ड्यूरिंग इंट्रोगेशन नाम लिया है, या तो हो सकता है कि अपने बचाव के लिए ही कह दिया कि मैं उनका शूटर हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग थे, और अपराध की दुनिया में तो दुनिया का तो बेताज बादशाह था, इसमें तो कोई शहाबुद्दीन से कहीं कोई दो राय नहीं। और पॉलिटिक्स कम्युनल थी या फिर नहीं? पॉलिटिक्स तो एकदम ये नहीं कि अब पर्टिकुलर हम कास्ट के और कम्युनिटी के लोगों को मदद कर रहे हैं, नहीं, उस सबके लिए दरबार खुला हुआ था उसका, हर जाति हर धर्म के लोग उसके। और यही अपराध का दो पहलू है, एक रॉबिन हुड होता है और एक जो भोगता है वो जानता है कि किस तरीके का उसके ऊपर बीती है। क्योंकि चंदा बाबू का संघर्ष जो है सिवान याद रखेगा, और याद रखेगा शहाबुद्दीन की जो टेरर था उसको भी याद रखेगा। बिल्कुल। और एकमात्र व्यक्ति वो चंदा बाबू हैं उस जमाने में जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं शहाबुद्दीन को मिट्टी में मिला कर रखूंगा, और वो सच साबित हुआ। ठीक है, जेल में और कोविड से उनका अंत हुआ, लेकिन शहाबुद्दीन के आतंक का खत्म हो गया चंदा बाबू के
लड़ाई के साथ एक व्यक्ति खड़ा हो गया। एक व्यक्ति खड़ा हो गया। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो अपराधी को सजा मिल सकती है, और वो व्यक्ति चंदा बाबू है। सिवान में आज भी हैं, और ठीक है, बहुत कठिन दौर से उनको गुजरना पड़ा, उनके परिवार को गुजरना पड़ा, लेकिन अपराध और अपराधी के खिलाफ आवाज़ सिवान में उठाने वाला एकमात्र व्यक्ति चंदा बाबू। तो ये कहानी थी शहाबुद्दीन की, उस शहाबुद्दीन की जिसके नाम से बिहार खौफ खाता था। लेकिन देखिए अपराध का अंत कैसा होता है कि शहाबुद्दीन की मौत कोविड के दौरान दिल्ली में हुई और उनका शव तक बिहार वापस नहीं आ पाया। जिस सिवान में उनके नाम का पता चलता था, एक एक दुकान पे, एक एक झंडे में उनका पोस्टर फोटो होता था, और जब मौत हुई तो अपने ज़मीन की 2 गज मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। ये शहाबुद्दीन की कहानी थी। लेकिन इस कहानी को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कैसे ये लोग राजनीति को प्रभावित करते हैं। 12 बोर की एक गोली से शुरू हुआ अपराध कैसे अपराधीकरण, उसका राजनीतिकरण होता है और सत्ता के गलियारों में फिर वो घूमते हैं। क्योंकि आज भी शहाबुद्दीन के नाम पे बहुत सारे वोट सिवान में पड़ते हैं। आज भी उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं। पिछला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा क्योंकि तब इस वजह से नाराज़गी हो गई थी कि उनका शव यहाँ नहीं आ पाया था, तो लालू परिवार से अनबन हुई और उसके बाद फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती है और नंबर 2 पे रहती हैं, आरजेडी नंबर 3 पे चली जाती है। लेकिन फिर अब वापस से परिवार एक हो गया है और इस चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कि परिवार के किसी न किसी सदस्य को, हो सकता है शहाबुद्दीन के बेटे को, टिकट मिले, जीरादेई या कोई और भी सीट हो सकती है, वहाँ से चुनाव लड़े। इसीलिए ये 12 बोर सीरीज़ आपको समझना, देखना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको बिहार की राजनीति बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पिछले 3 एपिसोड में आपने देखा कैसे राजनीति में अपराधी आए और पहली बार जो यहाँ पे विधायक बने, जो माफिया थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार चलाएंगे। एक पाब्लो एस्कोबार जब वो अपने देश की संसद में चुन के पहुँचता है तो सांसद वहाँ के बाइकआउट कर देते हैं कि अपराधी के साथ हम नहीं बैठेंगे। ये बिहार था जहाँ पे अपराधियों ने तय किया कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे, और नीतीश कुमार जी की जो पहली सरकार बनी थी उसमें बहुत सारे जो गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन थे उन्होंने समर्थन किया था, तो शपथ ली थी। खैर वो सरकार चल नहीं पाई, कहानी आपने सुनी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, देखते रहिए 12 बोर, और कमेंट करके बताइए कि रमाशंकर मिश्रा सर के साथ जो हमने बातचीत की वो कैसी लगी, और दूसरी बात कि आप आगे किसको और देखना चाहते हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।